Students, today's topic is electroplating. Electroplating is a process of coating a superior metal over the base metal by passing direct current through the electrolyte containing the soluble salt of the coating metal. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर सकते हो बाय पासिंग डायरेक्ट करंट। और जो इलेक्ट्रोलाइट उस पर इस्तेमाल होगा वो होगा सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द कोटिंग मेटल, यानी कि जिस मेटल को आप कोट करना चाह रहे हो उसी का सॉल्युबल सॉल्ट। और यू नो दैट ये प्रोसेस कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ होता है। यस, ये है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है जिसमें आप किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर सकते हो। एंड यस, द प्रोसेस यूजेस इलेक्ट्रोलिसिस इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का बना होगा? इट वुड बी मेड अप ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द कोटिंग मेटल, यानी कि वो मेटल जिसको आप कोट करना चाह रहे हो उसका सॉल्युबल सॉल्ट। ना तो क्वेश्चन अराइजेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करना चाहते हैं। द रीज़न फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुड बी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी भी मेटल की कोरोजन रेजिस्टेंस को, यानी कि हम किसी भी मेटल को कोरोड होने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम एंड निकल कोटेड कंपोनेंट्स इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। ऑटोमोबाइल्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जो क्रोमियम और निकल के बने हुए हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर वो जल्दी कोरोड हो रहे हैं, जल्दी कोरोड हो जाते हैं तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा हमारा। तो इसको जल्दी कोरोड होने से रोकने के लिए, ख़राब होने से रोकने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं उसकी। सेकेंड, फॉर एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द मेटल्स रिड्यूस द कॉस्ट। आज जैसे आप देख सकते हो कि बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, आप नहीं अफोर्ड करते, नहीं पहन सकते हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी जो लो कॉस्ट मेटल की ज्वेलरी है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेट कर दें एक्सपेंसिव मेटल का। तो हम लोग वो ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, अपने पसंदीदा मेटल को भी पहन सकते हो। जैसे गोल्ड की अगर आप कोटिंग कराना चाहते हो तो वो आप अपनी ज्वेलरी के ऊपर कोटिंग करा सकते हो, आपका शौक पूरा हो सकता है और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। थर्ड क्या है? टू इंक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल घरों में जो हमारे पास ये बड़े बड़े जो होते हैं जिसके अंदर हम खांडी शांडी बनाते हैं, पतीले होते हैं, अगर उन पतीलों का बॉटम है, वेसल्स जो होते हैं उनका जो बॉटम है, अगर आप कॉपर प्लेट कर दो तो वो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है उसकी। ठीक है, और जो लास्ट वन है इसका देख सकते हो, आप किसी भी मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उसको आप उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कॉपर की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर में तीन चीज़ें हैं, एक एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड उस चीज़ का बना होगा जिस मेटल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो मैं एनोड को कॉपर का बनाऊंगी। अगर मैंने सिल्वर की करनी है तो मैं एनोड को सिल्वर का बनाऊंगी। और अगर मैंने जिंक है, टिन है, जिस भी मेटल की मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मैं एनोड को उसका बनाऊंगी, यानी कि उस चीज़ का बना हुआ होगा। या फिर इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल इस केस में हम कहते हैं कि एनोड जो है इनर्ट मेटल कब होगा, इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम है उसके अंदर कैटाइंस और एनाइंस की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ कैटाइंस इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस, तो उस सूरत में हम लोग एनोड को इनर्ट मेटल बनाते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो हम इनर्ट मेटल यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर एनाइन और कैटाइन की कंसनट्रेशन मेंटेन है। तो फिर हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड को बनाया जाता है एंटीमोनियल लेड का। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर एनोड इज मेड अप ऑफ कोटिंग मेटल विच इज़ कॉपर, यानी कि एनोड हमारे पास प्योर कॉपर का बना हुआ होगा। और कैथोड किस चीज़ का बना होगा? कैथोड हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, वो आर्टिकल है जिसके ऊपर हमने कॉपर को चढ़ाना है या कॉपर को प्लेट करना है, डिपॉजिट करना है। इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली हमारे पास कॉपर का ही सॉल्ट होगा, और वो कौन सा है जी? कॉपर सल्फेट। ठीक है, एनोड है, डायग्राम में आप देखो एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड और कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं एक करंट के जरिए, डीसी जहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट है। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? कैथोड है। होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट जब ये डायरेक्ट करंट स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव आइंस में और SO4 2 नेगेटिव आइंस के अंदर हो जाएगा डिपॉजिट। तो ये हमारे पास सॉल्ट में ये वाले अभी आइंस होंगे Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दिस इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इक्वेशन देख सकते हो कि Cu है और एरो के बाद उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये ऊपर आपके सामने DC के साथ आपने देखा 2E लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते जाते हैं कैथोड के पास, और जब ये कैथोड के पास जाते हैं तो वहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद जो Cu2 पॉजिटिव आइंस है वो इनको गेन कर लेते हैं, और जब वो इनको गेन करते हैं तो वहाँ होती है रिडक्शन, और जब रिडक्शन होती है तो वहाँ पर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। और मेटल डिपॉजिट आपके सामने नज़र आ रहा है कि जो मैंने वेसल लिया है
ऊपर ग्रे कलर का है और नीचे थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो रहा है। ये हो रहा है रिएक्शन के बाद, जब इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर किस कलर का है? ऑरेंज कलर का। और जैसे इस रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वेसल के नीचे ये क्या बन रहा है? ऑरेंज कलर का, जिसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कॉपर अटैच हुई जा रहा है, डिपॉजिट हुए जा रहा है। दोबारा से सुन लो, हुआ ये कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए। वो इलेक्ट्रॉन लूज़ जो हुए थे वो उस डीसी करंट से होते हुए जाते हैं कैथोड के पास। जब ये कैथोड के पास जाते हैं तो सोल्यूशन में मौजूद जो Cu2 पॉजिटिव आइंस है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, और जब वो उनको गेन करते हैं तो रिडक्शन हो जाती है और कॉपर वहाँ पर क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। अब आप देख रहे होगे, नोट करोगे, वेसल का आधा हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है और आधा हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट के बाहर है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस वेसल का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा कॉपर प्लेट करना चाहती हूँ, ताकि मैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकूँ। तो अगर मैं ये चाहूँ कि पूरा का पूरा वेसल मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो मैं सारा जो वेसल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर दूँगी। लेकिन क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ बॉटम करना है, इसलिए सिर्फ मैंने बॉटम को ही डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देख लेनी है कि अगर आपने कितने हिस्से को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। इफ़ यू वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट द होल पार्ट, तो आपने सारा का सारा उसको डिप कर देना है। एंड इफ़ नॉट, तो आपने उसका हाफ पार्ट नीचे होगा और हाफ पार्ट उसका बाहर होगा। तो एनोड इज़ मेड अप ऑफ द प्योर मेटल, that would be copper, and cathode is made up of the article which is to be electroplated, जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज़ द सॉल्ट। अब इसके हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो जैसे कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपका डायरेक्ट करंट जो आपने पास किया तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो डिकम्पोज हो गया आइंस के अंदर, Cu2 पॉजिटिव बन गया, सल्फेट आइंस बन गए। कैथोड पे क्या होती है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर, जिससे हमारे पास आर्टिकल के ऊपर क्या बन गया? कैथोड डिपॉजिट हो गया। एनोड जी दो हैं इसके केसेस। नंबर 1 केस है एनोड, जो आपका कोटिंग मेटल है जी, आसानी से कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और वही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं वो डायरेक्ट करंट से होते हुए जाएंगे कैथोड के पास, वो गेन करेगा, वहाँ रिडक्शन होगी और हमारा जो प्योर मेटल होगा वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये दूसरा केस ये है कि एनोड जो है वो इनर्ट है, प्लैटिनम या ग्रेफाइट एक्सेट्रा किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये उस सूरत में होता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने उसके अंदर ऐड करना होता है। उसका सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमने मेंटेन करना है एनाइंस का और कैटाइंस की कंसनट्रेशन को, और ये चीज़ आप देखोगे क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। नाउ कमिंग टू द सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम वही है। देखो जैसे जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट द स्पून, मेरे पास ये आयरन का बना हुआ स्पून है, ये स्पून के नीचे एफ ही नज़र आ रहा है आपको, ये आयरन का बना हुआ स्पून है और मैं चाहती हूँ इस स्पून को सिल्वर प्लेट करना। तो जस्ट रिकॉल, क्या पढ़ा हमने कि एनोड बना होगा प्योर मेटल का, यहाँ पे हमने किसकी प्लेटिंग करनी है? सिल्वर की। तो एनोड किस चीज़ का बना हुआ होगा? सिल्वर का, ठीक है। और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है? वो ऑब्जेक्ट, वो आर्टिकल जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो वो क्या है? स्पून है। और किससे कनेक्टेड है ये चीज़ें? ये बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है एनोड और नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या लगा हुआ है? कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने इस्तेमाल किया है वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? दिस इज द सॉल्ट ऑफ सिल्वर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉल्ट? दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो एनोड है वो वायर के थ्रू बैटरी के साथ लगा हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, और कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पर जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इट विल डिकम्पोज इट्स इनटू इट्स आइंस। ये जो AgNO3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आइंस में। ये देखिए मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि ये जो Ag है, सॉरी, ये जो रॉड सिल्वर की, ये जो रॉड है जिसको आप रॉड कह सकते हो, नो आपको शीट कह सकते हो, आपको सिल्वर की शीट है ये। तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर है चार्ज, इसलिए क्योंकि ये एक एनोड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड कैथोड इज द स्पून विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कैथोड उस चीज़ का बना हुआ है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और एनोड क्या हुआ है? उस मेटल का बना हुआ है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जो कि डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। कैथोड में मौजूद वो आर्टिकल जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहती हूँ उसके ऊपर ही इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। तो दिस इज़ द यू कैन से दैट दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, जिसको आप कह सकते हो कि इट इज़ सिल्वर प्लेटिंग, जिसमें मैं चाह रही हूँ कि स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट करूँ सिल्वर के साथ। और जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर बैटरी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि जिसके अंदर करंट यूज़ हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट दिस इज़ द सॉल्ट ऑफ द कोटिंग मेटल, यानी कि जिस मेटल की मैं कोटिंग करना चाह रही हूँ उसका सॉल्ट है। और सिल्वर का सॉल्ट क्या है? सिल्वर का सॉल्ट है AgNO3, इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट।
दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। होगा ये कि सिल्वर नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा इसके आइंस बनेंगे Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आइंस। सिल्वर यू नो दैट अगर एनोड के ऊपर है तो एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो ये जो Ag पॉजिटिव आइंस हैं वो सोल्यूशन में आ जाएंगे और जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन जो ये लूज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ से होता हुआ आएगा स्पून के पास, और स्पून के बाद जब आएगा वहाँ पर मौजूद Ag आइंस जो होंगे वो गेन करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेंगे, तो जो एनोड होगा सॉरी जो सिल्वर होगा वो सॉलिड फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा एक लेयर बन जाएगी स्पून के ऊपर। आप देख सकते हो कि एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ आ गए हैं। तो ये Ag है, ये सॉलिड स्टेट में जैसे कि हमारे पास पूरी जो शीट बनी हुई है। लेट सपोज ये सिल्वर था, एनोड पर क्या हुई इसकी ऑक्सीडेशन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया एरो के बाद Ag पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज़ किया तो क्या हुआ ये Ag पॉजिटिव है वो सोल्यूशन के अंदर आ गए आइंस, जैसे आप देख सकते हो सोल्यूशन के अंदर आइंस आ गए ये वाले। और जो इलेक्ट्रॉन इसने एक लूज़ किया है, जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से वायर की तरह से होता हुआ आगे जाएगा और बैटरी से गुजरता हुआ कैथोड की तरफ आएगा। और जब ये कैथोड की तरफ आएगा तो जो सोल्यूशन में मौजूद एक्वस जो होंगे Ag पॉजिटिव आइंस वो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और जब उसको गेन करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में जो मेटल होगा वो स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पे मूव करते हैं बैटरी के अंदर से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, और ये होते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो ये जो Ag पॉजिटिव आइंस हैं इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको गेन कर लेंगे, और जब इसको गेन करेंगे तो फिर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर का एक एटम। और इस तरह से बाकी सारे एटम्स भी जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो बाद में सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको बारी बारी इसको गेन करता रहेगा और एक एक एटम करके इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, और रिजल्टेंटली क्या होगा सिल्वर प्लेटिंग हो जाएगी, स्पून के ऊपर सिल्वर की एक तह चढ़ जाएगी। तो कैथोड पे देख लो क्या रिएक्शन होगा, रिडक्शन होती है। वी नो दैट व्हाट इज रिडक्शन, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जो सिल्वर होगा, जो हमारा सिल्वर अब है पॉजिटिव इसका कैटाइन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बना देगा सिल्वर का एटम, और वो सिल्वर एटम डिपॉजिट हो जाएगा स्पून के ऊपर। So you can see that this is the electroplating of silver in which anode is made up of the metal, जिस मेटल को हमने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, एंड दैट मेटल इज सिल्वर। कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सिल्वर की, तो वो है जी स्पून। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है वो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। दिस इज द सॉल्ट ऑफ द कोटिंग मेटल, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द कोटिंग मेटल, जिसके रिजल्ट में मैं एक स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रही हूँ। जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है वो है इलेक्ट्रोलिसिस का। बैटरी यूज़ हो रही है, पॉजिटिव के साथ जो लगा हुआ है एनोड है और नेगेटिव के साथ जो लगा हुआ है कैथोड है, और रिजल्टेंट ये स्पून देख लो आप, ये स्पून जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हो जाएगी सिल्वर प्लेटिंग, और ये बन जाएगा सिल्वर का। सिल्वर का नहीं बनेगा, इसके ऊपर सिल्वर की एक लेयर बन जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ electroplating of silver. Now coming to the electroplating of chromium. Electroplating of chromium is carried out in the same way as that of silver. The object to be electroplated is dipped in the aqueous solution of chromium sulfate containing little sulfuric acid that act as an electrolyte. यानी कि इस क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी क्रोमियम सल्फेट, डेफिनेटली इट्स अ सॉल्ट ऑफ क्रोमियम, और इसको मिक्स करते हैं लिटिल बिट सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये चीज़ एक्ट करती है एज इलेक्ट्रोलाइट में। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो एक्ट करता है एज कैथोड, कैथोड पे होगा, और जो एनोड होगा वो मेडअप होगा क्रोमियम का होना चाहिए, उसको तो मेडअप ऑफ क्रोमियम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो एनोड होता है वो एंटीमोनियल लेड का होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एनोड दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनोड प्योर मेटल का बना हुआ हो सकता है जिस मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो एनोड जो है वो बना हो सकता है इनर्ट मेटल का। इनर्ट मेटल का कैसे कह सकते हैं उसको, कि इनर्ट मेटल एक ऐसा मेटल हो सकता है कि जो पार्टिसिपेट ना करे, और ये वो तब बनती है ये वाली सूरत जब हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ एनाइंस और कैटाइंस मेंटेन ना हो, जब नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस डिफर करें, तो फिर उस सूरत में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एनोड को इनर्ट बनाएं। ना जस्ट इमेजिन कि हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस बराबर नहीं है, हमारे पास सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ कैटाइंस ज़्यादा हैं, जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम का जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम के आइंस कैटाइंस हैं,
फिर उसके बाद वाटर है, H पॉजिटिव आइंस भी हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर H पॉजिटिव आइंस है, यानी कि देयर आर लॉट ऑफ कैटाइंस। और अब इस सूरत में ये हो कि एनोड की कैटाइन भी आ जाए, एनोड अब डेफिनेटली बना हुआ है और एनोड है, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैटाइंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ कैटाइंस क्या होते हैं क्रोमियम में ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस को मेंटेन करने के लिए एनोड को बनाया जाता है एंटीमोनियल लेड का। एंटीमोनियल लेड एक एलॉय का नाम है जिसमें काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं और ये इनर्ट होता है, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नहीं है, बस ये एज एन एनोड यूज़ हो रहा है। तो इसको यूज़ करने का मकसद जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर एनोड एंटीमोनियल लाइट का इसीलिए बना होता है क्योंकि कैटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन को हमने मेंटेन करना है। अगर एनोड को हम क्रोमियम का बना देंगे तो सिस्टम के अंदर क्रोमियम आइंस ज़्यादा हो जाएंगे और जो मेंटेनेंस होगी कैटाइंस की और एनाइंस की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब वो मेंटेनेंस डिस्टर्ब होगी तो फिर प्रोसेस नहीं हो सकेगा। इसीलिए एनोड को एंटीमोनियल लेड का बनाते हैं। एंटीमोनियल लेड इज एलॉय, एक एलॉय का नाम है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स जिसमें आता है लेड है, टिन है एंड एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं और भी। तो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज होगा और वो देता है प्रोवाइड, यहाँ पे देखें आप, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखना था Cr3 पॉजिटिव आइंस। इलेक्ट्रोलाइट जब आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्रोमियम सल्फेट, जब आयोनाइज होगा तो ये Cr3 पॉजिटिव आइंस देगा और ये Cr3 पॉजिटिव आइंस होंगे, ये वाले जो Cr3 पॉजिटिव आइंस होंगे ये रिड्यूस होंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। दोबारा से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो एनोड होगा वो एंटीमोनियल लेड का बना होता है। एंटीमोनियल लेड का इसलिए बना होता है क्योंकि अगर हम उसे क्रोमियम का बनाएंगे तो क्रोमियम के जो कैटाइंस हैं वो नंबर ऑफ कैटाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और कैटाइन और एनाइन को मेंटेन करने के लिए हम इसको एंटीमोनियल लेड का बनाते हैं ताकि सिस्टम के अंदर कैटाइंस और एनाइंस की जो हो वो मेंटेनेंस बरकरार रहे। और कैथोड किस चीज़ का बना होगा, कैथोड वो चीज़ का बना होगा जिसके ऊपर आप चाहते हो कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए, जिसके ऊपर क्रोमियम का एक लेयर बन जाए। जैसे आपके रिएक्शंस आपके सामने हैं, सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन होगी। इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन हुई है Cr2SO4 थ्राइस, दिस इज क्रोमियम सल्फेट, किसमें आए 2 Cr3 पॉजिटिव और 3 SO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम आइंस और सल्फेट आइंस में चला गया। और इसके साथ क्योंकि वाटर है तो इसमें एडिशनल आप यहाँ पे एक और इक्वेशन भी लगा सकते हो कि वाटर है दैट इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। ठीक हो गया। उसके बाद है देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। एनोड पे अब डेफिनेटली एनोड हमने बनाया है जो उसका है एंटीमोनियल लेड है, और ये जो एनोड है ये इनर्ट है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर तो कोई क्रोमियम नहीं है, जो डेफिनेटली हम करते होते थे कि एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्रोमियम का करते थे, जैसे हमने कॉपर में भी किया, हमने सिल्वर में भी किया, कॉपर और सिल्वर का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो हमने ऐसे किया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हमने इनर्ट यूज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पर एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस होंगे वो होगा इलेक्ट्रोलाइट जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है क्रोमियम सल्फेट, उसके अंदर जो वाटर के अंदर जो सोल्यूशन बना हुआ था उसका, उसके वाटर के जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं वो उनका रिएक्शन होगा वहाँ पर। वही होगी हाइड्रोक्साइड आइंस जो है ये कन्वर्ट होंगे टू वाटर मॉलिक्यूल्स में, एक ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। ठीक है, एनोड पे रिएक्शन आप दोबारा देख लो, 4 हाइड्रोक्साइड आइंस एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो जस्ट इमेजिन दिए 4 हाइड्रोक्साइड आइंस, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब चारों हाइड्रोक्साइड आइंस के ऊपर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों के ऊपर जब लूज होंगे तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं OH, 4 OH बचे हैं आपके पास। अब 4 OH जो होंगे ये अब आप अगर आप इनको ड्रॉ करके देखो, अब इनकी अरेंजमेंट देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल साइड पे कर देगा और जो बाकी बचेंगे ऑक्सीजन जो बचेगा वो आपस में बॉन्ड अप हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एनोड। 4 हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, अब कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन के बाद क्रोमियम के आइंस बने थे, कैथोड पर वो जो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की तरफ से मूव करते हुए कैथोड की तरफ आते हैं तो क्रोमियम आइंस जो कि इलेक्ट्रो सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और जब उनको गेन करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और सॉलिड की फॉर्म में इसका क्रोमियम का एक मेटल जो होगा वो आपका वो ऑब्जेक्ट यानी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा, जिसके ऊपर आप चाहते हो कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए। तो फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस स्टील इज़ usually plated first with nickel or copper and then by chromium because it does not adhere well on the steel surface। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है आपको, why steel is usually plated first with nickel and copper, तो उसका आंसर आप यहाँ पे कर लें
कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रोमियम जो है वो अच्छी तरह से स्टील की सरफेस पर एडहेयर यानी कि अटैच नहीं होता, इसलिए पहले उसको निकल और कॉपर के साथ हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, उसके बाद क्रोमियम के साथ करते हैं। मोर ओवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से मॉइस्चर को भी गुजरने देता है, एंड मेटल स्ट्रिप्ड ऑफ, मेटल वहाँ से स्ट्रिप्ड ऑफ हो सकता है, उतर सकता है वहाँ से। द निकल और कॉपर प्रोवाइड्स एडहीजन एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ द कॉपर लास्ट लॉन्गर। अगर आप इस तरह से करते हो तो वो लास्ट लॉन्गर होगा उसका, यानी कि उसका ज़्यादा देर तक आपके साथ ज़्यादा देर तक रह सकता है, ठीक तरीके से ख़राब नहीं होगा, ठीक रहेगा। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट कोरोजन एंड गिव ब्राइटर सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। और इस तरह की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो कोरोजन से भी रेजिस्ट करते हैं, और साथ में उसकी जो अपीयरेंस होती है वो भी ज़्यादा ब्राइट होती है, शाइनी होती है। तो दिस वाज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में जो एनोड है दैट इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड, एंड कैथोड इज मेड ऑफ द मेटल जिसके ऊपर आप चाह रहे हो को आपने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। एंड व्हाट इज electrolyte, it is made up of chromium sulfate solution and little bit sulfuric acid is also added। तो इसके रिएक्शन में आप देख लो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहे हैं कि 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं दैट आर कन्वर्टिंग इनटू 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen, releasing 4 electrons, and these 4 electrons while moving to the battery moves towards the cathode, and here chromium ion from the solution gains these electrons, and one of the atom of chromium will be deposited on the cathode, and in this way your object which you want to be electroplated with chromium will be electroplated। And there is one short question here: why steel is usually plated first with nickel or copper and then by chromium? What is the reason behind it? This is a very important question that can come in the board examination. So this was all about today's lecture in which we discuss electroplating of copper, silver and chromium. All of these electroplating are very important.